तो बेसिकली अभी तक हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, अभी तक हमने डिफ्लेशन पढ़ा, ठीक है, और उसके टाइप्स पढ़ लिए, सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब इन्फ्लेशन आ गया सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में डिफ्लेशन आ गया, कुछ भी है सिस्टम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम के बारे में। हमारी प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। अब हमें इसको बीमारी का इलाज पढ़ना है, इसे क्योर करना है, ठीक है। तो बीमारी का इलाज पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आपको पता है देश की समस्या है, तो कौन पिक्चर में आएगा, गवर्नमेंट और आरबीआई। आरबीआई भी गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट अकेले तो सारा काम नहीं कर सकती, तो वो अपनी अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना देती है। आपने देखा होगा यूपीएससी है, सीबीआई है, कैग है, ठीक है, ऐसे आरबीआई। आरबीआई आपका मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जितना है आरबीआई। तो अब देखो वो क्या रहा है, ये आपका इन्फ्लेशन किस किस केस में हो सकता है। एक में चार्ट बनाते हैं, इधर सप्लाई है आपकी, इधर आपकी डिमांड। तो ये चार्ट आप बना देना, पहले मैं इन्फ्लेशन के लिए बना। सप्लाई आपकी उतनी ही है, जितनी है सप्लाई, सप्लाई उतनी है। ये उसके लिए साइन है, ठीक है, रिमेन सेम। और डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई, वो भी आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन। अब हम सिर्फ डिमांड वाला देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट पुश वाला हम नहीं देख रहे, डिमांड वाला, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, सप्लाई आपकी कम हो गई, डिमांड आपकी उतनी है, तो भी इन्फ्लेशन होगा। जैसे यहाँ पे साथ में कुछ लिख लो, जैसे यहाँ पे सप्लाई कोई चीज 10 की थी और डिमांड 20 की है, सप्लाई आपकी, और इक्विलिब्रियम में क्या था, इक्विलिब्रियम में हम मान लेते हैं कि 10 की सप्लाई थी और 10 की डिमांड। ये इक्विलिब्रियम वाला केस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई आपकी 5 हो गई और डिमांड आपकी इक्विलिब्रियम वाली रही 10। तीसरे केस में क्या हो सकता है, सप्लाई आपकी बढ़ी, 10 से सप्लाई हमने कितनी कर दी, 15, लेकिन डिमांड आपकी उससे ज्यादा ही है। डिमांड कितनी भी हो सकती है, हो सकता है ये 20 ही रहे, या हो सकता है 30 हो जाए, या हो सकता है 40 हो जाए। तो इन सारे केसेस में आपको एक बात समझ आ रही है कि सप्लाई जब कम है और डिमांड जब ज्यादा है तो आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन किस वजह से, सप्लाई इज लेस एंड योर डिमांड इज मोर। देखो यहाँ पे 10 चीजें चाहिए 20 लोगों को, यहाँ पे 5 चीजें चाहिए 10 लोगों को, यहाँ पे 15 है, चाहिए 20 30 40 जो भी उससे ज्यादा है। और इक्विलिब्रियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 थी 10 को चाहिए, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब इस केस में इस केस में मैं इन चीजों को बैलेंस कैसे कर सकता हूँ, इन चीजों को बैलेंस में ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 10 की सप्लाई है, 20 को चाहिए, तो मैं सप्लाई बढ़ा दूं, 20 कर दूं, ठीक है। अगर मैं कैसे कर सकता हूँ बैलेंस, ये पहला केस ले लो, ये दूसरा केस ले लो, ये तीसरा केस। तो पहले मैं सप्लाई साइड पे, मान लो सप्लाई साइड पे एक्ट करता हूँ। तो सप्लाई साइड पे अगर मैं एक्ट करूंगा तो सबसे पहले मान लो पहले केस में 10 सप्लाई थी, 20 को चाहिए, तो मैं सप्लाई कितनी बढ़ा दूं, मैं 20 सप्लाई कर दूं, तो हो गया बैलेंस, 20 की सप्लाई है, 20 को चाहिए। दूसरे केस में मैं क्या करूँ, 5 है, 10 को चाहिए, तो मैं 5 को बढ़ा के 10 कर दूं। तीसरे केस में 15 की सप्लाई है, लेकिन मान लो 30 को चाहिए, तो मैं 15 को बढ़ा के कितना कर दूं, 30 कर दूं। यानी पहला मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, कोरोना में क्या हुआ, मास्क और सैनिटाइजर, ठीक है। अब चाहिए सबको, तो डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो क्या करें, या तो हम मास्क और सैनिटाइजर जितने लोगों को चाहिए उतने बना के मार्केट में डाल दें,
लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। सप्लाई पे हमारा कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। अभी जैसे वेंटिलेटर चाहिए, अब वेंटिलेटर हम कहाँ से लाएंगे? हम यहाँ मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, और मैन्युफैक्चर करने भी लगेंगे तो इट विल टेक टाइम। कल को नई बीमारी आएगी, कुछ और चाहिए, रैम डेसिविर हमें चाहिए मेडिसिन, ये भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, इसके भी वो कमी। चलो ये तो मान लिया एक बार कोरोना है, तो कोरोना में तो कैसे ना कैसे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा। पेट्रोल का एग्जांपल ले लो, क्या सबको पेट्रोल चाहिए होता है? तो क्या गवर्नमेंट जितना पेट्रोल चाहिए होता है उतना यहाँ से निकाल सकती है? नहीं। या फिर आपकी फसल बर्बाद हो गई, सारी अनियन, टोमेटो, पोटैटो, अब ये हमें क्या करने पड़ेंगे? बाहर से लाने पड़ेंगे, यहाँ तो सब खत्म हो गए। तो बाहर से लाने के लिए यू नीड मनी। ठीक है, तो और हमारा यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल, आपको पता है डिफेक्ट है, मॉनसून अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा रहती है, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना रीड नहीं किया हमने, लोगों के पास स्किल्स नहीं है, फैक्ट्रीज बड़ी कम है, हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बड़ी कम चीजें करते हैं, प्रोड्यूस को बड़ी कम चीजें करते हैं। तो सप्लाई साइड जो है, सप्लाई साइड क्या है, हमेशा क्या है, फ्लक्चुएट करते जाती है हर चीज की सब, क्योंकि बेसिकली पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आप सप्लाई साइड को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका कुछ भी फसल बर्बाद होगी, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे इंपोर्ट करें? ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सबको चाहिए। तो अभी आप देख लो, वेंटिलेटर इंपोर्ट करने के बाद भी हमारे पास वेंटिलेटर कम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। हम ऐसा थोड़ी ना है कि लाखों वेंटिलेटर या वो सारे इंपोर्ट कर ले, तो बाकी चीजों को क्या करें? तो बेसिकली चलो इस केस में तो गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए, ये तो देखो एसेंशियल है, वेंटिलेटर तो चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए। लेकिन जब आपके कई बार ऐसा होता है, अनियन भी नहीं है, टोमेटो भी नहीं है, पोटैटो भी नहीं है, ये सब चीजें आपकी क्या है, ये मान लो कोई कार महंगी हो गई आपकी, तो क्या कार इंपोर्ट करेगी? नहीं। ऐसे केस में कोई कार, ऐसा नहीं कार चलाओगे नहीं तो आप मर जाओगे, या पोटैटो थोड़े दिन नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा, टोमेटो कुछ दिन नहीं खाओगे, अनियन नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा। ऐसे केस में क्या हो सकता है, प्राइसेस को आप कम कर सकते हो सप्लाई को बढ़ा के, लेकिन गवर्नमेंट सप्लाई नहीं बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ाने के बाद गवर्नमेंट को बाहर से लाना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो सप्लाई साइड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की लिमिटेशन है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसा, लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं डिमांड साइड। वी कैन कंट्रोल डिमांड साइड। ओके, तो सप्लाई साइड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर डिमांड साइड को कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई साइड को कंट्रोल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम। तो अब आपको यहाँ से एक बात समझ आई कि सप्लाई साइड को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। अब आरबीआई का गवर्नर तो नहीं है कि भाई बोलेगा, जाएगा बैग लेके बड़ा सा और उसमें प्याज भर के ले आएगा और लाके मार्केट में छोड़ देगा, ये आरबीआई गवर्नर का काम नहीं। मैंने कहा ना, आरबीआई का क्या काम है? मनी एंड बैंकिंग। अब अगर वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं, मास्क कम पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को हमने चुना है, उसका काम है कि भाई अपने जो सिटीजन है उनको फूड प्रोवाइड कराना, उनको एसेंशियल आइटम्स लाइक अनियन, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, ये सब प्रोवाइड कराना। तो अगर उनकी प्राइसेस बढ़ रही है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इंपोर्ट करना है या क्या करना है, सप्लाई साइड को गवर्नमेंट देखेगी। मॉनसून खराब आ गया, मार्केट में कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट देखेगी सप्लाई साइड को। लेकिन सप्लाई साइड को आप, ऐसा नहीं है कि सबकी जरूरत है आप पूरी कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं तो क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे कार है, कार महंगी हो गई तो गवर्नमेंट कार थोड़ी ना इंपोर्ट करेगी, उसके बाद पैसा इतना ही, एसेंशियल आइटम्स तो कर सकते हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो एंड है, एक सप्लाई साइड और दूसरा डिमांड साइड। तो गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली, ये कौन है भाई? नाम आता है आपका, आप जब ये करते हैं तो एनोटेट करते हैं, विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेना, उसके बाद ये एनोटेट किया करो, गलती से हो गया ठीक है। एक आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई ना साइबर सेल में, नाम आता है आपका यहाँ। ठीक है, नाम बदल के भी करोगे तो हो जाएगा। आपके खिलाफ एक भी शिकायत हो गई, क्या आप केस हो गए, आप केस लग गया।
ठीक है, तो पढ़ लो थोड़ा सा ढंग से, पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ना तो गेट आउट ऑफ माय क्लास। तो बेसिकली जो आपका सप्लाई साइड है, इतना समझाते हैं आप लोगों को, नर्सरी के बच्चों को समझाओ वो समझ जाते हैं, आप तो उनसे भी अजीब सा बिहेव करते हो। क्या मिलता है आप लोगों को ये करके? तो सप्लाई साइड को गवर्नमेंट करते हो, ऐसा करके आप पूरा रिदम खराब करते हैं क्लास। ठीक है, सप्लाई साइड को हमेशा गवर्नमेंट करेगी, इससे आरबीआई का कुछ लेना देना नहीं। डिमांड साइड को कौन कंट्रोल करेगा? डिमांड साइड को सकता है कंट्रोल। तो मैंने आपको बताया सप्लाई साइड में क्या है, आपके कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशन। मैंने आपको पहले इकोनॉमी की डेफिनेशन जब पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला था केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रेंट और लिमिटेशन है। कंट्री में अगर कुछ भी चीज आपके पास कम पड़ रही है तो आप सारी चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर्स देने पड़ते हैं और डॉलर्स हमारे पास लिमिटेड है। ओके, सारा पैसा अगर उधर इंपोर्ट करने में दे देंगे, सामान लाने में दे देंगे, तो एजुकेशन पे क्या खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर पे क्या खर्च करेंगे, हाउसिंग पे क्या खर्च करेंगे, ठीक है, हेल्थ पे क्या खर्च करेंगे। तो ये वाला साइड कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट करती है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं। जब आपके यहाँ देखा होगा बीच में एक्सपोर्ट करती, इंपोर्ट करती है प्याज वगैरह, ठीक है, और कुछ एसेंशियल आइटम्स अभी कर रही है, जैसे रेमडेसिविर कर रही है, आपका वेंटिलेटर कर रही है, मास्क, सैनिटाइजर, जो भी है, जो चीजों की जरूरत पड़ती है बनाती है या इम्पोर्ट कर, वो है इम्पोर्ट करती है वहां से। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से चीजों को। देखो, इम्पोर्ट में आई है, आई मीन्स इन। जब बाहर से कोई चीज आपकी कंट्री में आती है उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट, और आप अगर बाहर बेचते हो तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। ज्यादातर लोगों को आता होगा लेकिन किसको नहीं पता, तो एक्सपोर्ट मतलब एक्सटर्नल, जब आप बाहर बेचते हो। और आई मीन्स इन, जब आपके यहाँ पे आता है। आयात निर्यात बोलते हैं इसे, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आयात। आयात मीन्स आया, तो आया, सामान आया कुछ आपके पास। निर्यात गया, अगर आप हिंदी पढ़ते होगे तो आयात आया, निर्यात गया, ठीक है। तो ये दिस इज इम्पोर्ट एंड दिस इज योर एक्सपोर्ट। ओके, तो अब आपका जो आरबीआई है, जो गवर्नमेंट है, ये वाली साइड तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली साइड जो है डिमांड साइड, ज्यादातर केस में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिमांड साइड को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि सप्लाई साइड आप नहीं कर सकते अच्छे से कंट्रोल, ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन है, बहुत सारे इशू है। और गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं कि इन्हीं चीजों के पीछे लगे रहे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए आरबीआई को अपॉइंट किया हुआ है कि ठीक है, सप्लाई साइड में अगर बहुत ही एसेंशियल आइटम्स है हम कर लेंगे, लेकिन बाकी का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तुम देखो। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में जो डिमांड साइड है उसको कंट्रोल करती है आरबीआई। अब कैसे कंट्रोल करती है? मान लो एक कोई चीज है, ये कमोडिटी है, आप लेमैन टर्म्स में समझो, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। कोई भी कमोडिटी है, आप उसको, आप उसकी डिमांड कर रहे हो, आप उसको खरीद पा रहे हो। क्यों खरीद पा रहे हो? बिकॉज यू हैव मनी। अभी आप आए हो कोचिंग करने, या आप बाजीराम वगैरह भी जाते हो, दिल्ली भी जाते हो, आपके पास पैसा है इसलिए आप कोचिंग कर पा रहे हो। आप कार खरीदते हो, कार इसलिए खरीद पा रहे हो बिकॉज यू हैव मनी। कोई भी चीज आप खरीद पा रहे हो, किसी भी चीज की आप डिमांड करते हो, डिमांड कब करते हो? जब आपके पास पैसा हो। आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप डिमांड कर सकते हो? नहीं। तो बेसिकली किसी भी चीज की डिमांड तभी करोगे जब आपके पास पैसा होगा। अगर मैं आपसे ये पैसे ले लूं अगर मैं आपसे ये पैसा ले लूं तो क्या आप डिमांड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऐसे ही दूसरा केस है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है? कोई चीज खरीद ही नहीं रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं। अब अगर मैं लोगों को पैसा दे दूं तो क्या वो खरीद पाएंगे? बिल्कुल खरीद पाएंगे। तो बेसिकली डिमांड साइड कंट्रोल कैसे होती है? मनी सप्लाई। सप्लाई साइड में तो आपको कमोडिटी लानी पड़ेगी, जो कमी हो गई वो गवर्नमेंट देखेगी। तो गवर्नमेंट को तो अभी हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी हम देख रहे हैं, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। ओके, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इसी का पार्ट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है वो बनाती है आरबीआई।
और आरबीआई बनाती है, तो आरबीआई किस साइड पे एक्ट करेगी? हमेशा डिमांड साइड। तभी आपने आरबीआई गवर्नर को सुना कि हम प्याज ले आएंगे इतनी, वहां से इतनी प्याज इंपोर्ट कर लेंगे, या ये चीज इंपोर्ट कर लेंगे, ये चीज एक्सपोर्ट कर देंगे, ये चीज बना लेंगे। नहीं, आरबीआई गवर्नर का कोई मतलब नहीं है। आरबीआई गवर्नर सिर्फ डिमांड साइड पे एक्ट करेगा, और डिमांड साइड पे एक्ट करने के लिए आप एक्ट करते हो मनी सप्लाई से। आप पैसा जो है मार्केट में उसको वेरी कर दो, कम ज्यादा कर दो, अपने आप आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कर दो। अगर आपका इन्फ्लेशन है सिस्टम में, इसका मतलब लोगों के पास, लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी लोगों के पास बहुत पैसा है, मनी सप्लाई। तो आप क्या करो, इस पैसे को क्या करो, कम करो। पहला केस कैसे कम करते हैं वो देखेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, पहला केस ये है, सीधी सी बात है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप क्या खरीद पाओगे क्या चीज को? नहीं। और नहीं खरीद पाओगे तो क्या होगा, आगे देख लो। अब आप चीज नहीं खरीद रहे, लेकिन जो है, जिसने प्रोड्यूस किया उसको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया उसको बेचना है। तो वो बेचना है, नहीं बिक रहा तो क्या करेगा, उसकी प्राइस कम करेगा भाई, उसको तो बेचना ही है ना। इसलिए मैंने पहले फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, कंजम्पशन और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब भी होगा वो कंजम्पशन के लिए होगा। हम यहाँ पे अगर पढ़ा रहे हैं वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कल को मैंने बोला आपको कि सिलेबस चेंज हो जाए या कुछ ऐसा कर दे कि ब्रेन मैपिंग से लेने लग जाए, आपका ब्रेन मैपिंग करे, या फिर मान लो लाई डिटेक्टर टेस्ट करा ले कि जो झूठ बोलता है उसको बाहर करो, तो सही बोलता है उसको अंदर करो। तो फिर क्या इसकी जरूरत रहेगी? नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी लाई डिटेक्टर मशीन ले आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज की डिमांड है, जिस चीज का कंजम्पशन है, वही तो बनाएगा प्रोडक्ट। इकॉनमी उसी पे तो चलती है। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जितनी भी, वो पहले इसलिए मार्केट का एनालिसिस करती है, सर्वे करवाती है कि क्या चीज लोगों को चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप देख लो, इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इतना बड़ा मार्केट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नब्ज पकड़ी हुई है लड़कियों की। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको सर्वे कराना होता है हर चीज को। सर्वे कराने के बाद आपको पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए, और जिस हिसाब से उनको चाहिए उस हिसाब से अगर आप प्रोवाइड कराओगे तो आपकी कंपनी चल निकलेगी, अदरवाइज आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बनाओगे और वो बिक जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। आज की डेट में मैंने आपको बोला था मैं फ्लॉपी डिस्क बनाऊं, फ्लॉपी तो पहले चलती थी, क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो मैं क्यों बनाऊंगा उस चीज को? ओके, तो बेसिकली जो भी चीज मैंने प्रोड्यूस की है वो कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा है, खरीद रहे हैं, पैसा कम कर दो उनके पास। अपने आप पैसा कम होगा तो वो खरीदना बंद कर देंगे उस प्रोडक्ट को जो बनाया है उसने कंपनी ने। वो सोचेंगे बाद में खरीद लेंगे जब कीमतें कम होगी। अब ये क्या करेगा, इसकी कीमतें कम करेगा, अपने आप प्रोडक्ट की कीमत कम होगी। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में डिमांड ही नहीं है। ठीक है, अब डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, लोग कुछ नहीं खरीद रहे, पैसा है भी नहीं, कमा भी नहीं रहे, तो वो कुछ खरीद नहीं रहे, अपनी सारी चीजों को होल्ड पे रखा हुआ है कि कब क्या हो जाए। अब ऐसे केस में क्या करो, अगर वो कुछ नहीं खरीदते उनको पैसा दे दो, मनी सप्लाई को बढ़ा दो। मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो वो चीजों को खरीदने लग जाएंगे, जो प्रोडक्ट है। जब जैसे जैसे खरीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसकी अपने आप प्राइस बढ़ जाएगी, और अपने आप डिफ्लेशन करता रहता है। तो यहाँ पे जो दोनों चीजें हो रही है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल जो हो रहा है वो हो रहा है मनी सप्लाई के थ्रू। देखो, आपको अगर मैं आज पैसा दे दूं, सबको, आप क्लास में सारे बच्चे बैठे हो, 1-1 करोड़ दे दूं, तो आप खरीदारी करोगे ना। तो जो चीजें आप खरीदोगे उनकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी, उनकी प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर आप ज्यादा खरीदारी कर रहे हो, मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आप रोज कुछ खरीद रहे हो, प्राइसेस बढ़ रही है, मैं आपसे सारा पैसा ले लूँ, खरीद पाओगे? आप कुछ नहीं खरीद पाओगे। तो जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई साइड पे एक्ट करती है, लेकिन सप्लाई साइड को आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कंट्री है, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आपका इतना अनऑर्गेनाइज मार्केट्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, उसके बाद आपका मॉनसून अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, उसके बाद आपका
पेट्रोल डीजल ये हम बाहर से सारा का सारा इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत है, हमारे पास पैसा नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है। तो सप्लाई साइड पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, वो हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। सप्लाई साइड है सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, इसलिए हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज करता है, ठीक है, वो सारे टूल्स ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपका जो हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये आपका जो मैंने समझाया, इट इज रिटन इन वर्ड्स। हाउ मनी सप्लाई इंक्रीजेज, वही आगे देखेंगे ना भाई, कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज, उसी पे तो चल रहे हैं हम। अभी मूवी चल रही है, अभी क्लाइमैक्स में काम अभी चल रहा है, अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है? अभी शुरुआत। तो आप ये देखिए, पढ़िए इसको। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर ड्यू टू मिसमैच, ठीक है, ऑन डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। सेकंड पॉइंट देखिए, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, सो टू कंट्रोल देम वी नीड टू एक्ट ऑन ईदर डिमांड साइड और सप्लाई साइड, ठीक है, दोनों में से किसी एक पे एक्ट करिए। सप्लाई साइड इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, whereas demand side is generally controlled by the central bank of a, okay. Third point, supply side can be controlled by controlling the supply of goods and services, either by increasing them or decreasing them. For example, बीच में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जरूरत पड़ी थी, मास्क की, सैनिटाइजर की। डिमांड साइड इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, ठीक है, समझाना जरूरी है क्योंकि स्लाइड्स पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा। इन दिस सिस्टम एंड इट इज डन बाय ईदर रिड्यूसिंग, या तो कम कर दो, और इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, जो अभी तक पढ़ाया वो यहाँ पे लिखा है। अब आप आ जाओ, डिमांड साइड को कौन कंट्रोल करता है? तो डिमांड साइड इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक हो सकता है, ठीक है, जहां भी कोई भी कंट्री होगी, जैसे आपका यूएस है तो यूएस में फेडरल रिजर्व है, ऐसा नहीं है आरबीआई सिर्फ ये काम करता है, सबका यही फंक्शन। फेडरल रिजर्व अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, जबकि हमारे यहाँ पे आरबीआई, ठीक है। आप अगर चाइना में चले जाओगे तो चाइना का बैंक, ठीक है, हांगकांग में चले जाओगे उनका सेंट्रल बैंक। तो हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, वो सेंट्रल बैंक ही डिमांड साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल से डिमांड साइड बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द सिस्टम। ये वर्ड याद रखना, मनी सप्लाई। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मनी सप्लाई? व्हाट डू वी मीन बाय मनी सप्लाई? मनी सप्लाई में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। M0, M1, M2, M3, M4, ठीक है, हम इसको कंट्रोल करते हैं M3 को। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, मनी सप्लाई का मतलब है सिस्टम में जो पैसा है, ठीक है, उस पैसे को हम कंट्रोल करते हैं, और वो पैसा किसके पास कंट्रोल करते हैं? बैंक के पास। अभी आगे समझाता हूँ, अभी ये स्लाइड कंप्लीट कर लो। मॉनेटरी पॉलिसी, देखो, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, एंड फॉर दैट पर्पस आरबीआई फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेम करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी आपका जो हेड होता है वो होता है आरबीआई का गवर्नर। पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। सो लास्ट पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई सो एज टू टारगेट द डिमांड साइड, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिमांड साइड को टारगेट कर रहे हैं, और डिमांड साइड को टारगेट कर रहे हैं हम मनी सप्लाई को वेरी करते हैं, और मनी सप्लाई को वेरी करके जो पॉलिसी बनाई जाती है तो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, आरबीआई frames monetary policy, okay, and using monetary policy RBI increases or decreases money supply in the system
सो एज टू कंट्रोल डिमांड साइड। अब मनी सप्लाई होती क्या है, और मनी सप्लाई तो आगे देखेंगे, अभी एक चीज और देखते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई अभी के लिए आप इतना समझो, सिस्टम में जो पैसा है, किसके पास पैसा है? बैंक्स के पास। क्योंकि हम लोन वगैरह कोई भी चीज खरीदनी हो, हम बैंक्स के पास जाते हैं। छोटी मोटी चीजें तो चलो हम इधर उधर से खरीद लेते हैं, ज्यादातर बड़ी चीजें खरीदने के लिए हम किसके पास जाते हैं? बैंक्स के पास। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये आपके बीच में बैंक्स, इसको मैं हटा दूं, ये थोड़ा डायग्राम बड़ा, ये आपके बैंक, ये आपके बीच में बैंक्स। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? आर यू गेटिंग माई स्क्रीन, व्हाट आई एम राइटिंग? हाँ, कब से स्क्रीन पॉज हुआ था, अब तो दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल नाउ? ओके, तो बेसिकली कहाँ थे हम सर? हाँ, ठीक है, ये आपके बैंक्स हैं। एक बैंक्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं बैंक्स, दूसरे होते हैं, हम कह सकते हैं उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी के लिए सिर्फ लिख लो, आगे डिटेल में आएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बैंक्स होते हैं, और बैंक्स के अलावा जो बाकी चीजें हैं, उन सबको बोलते हैं हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब ये इंटरमीडियरीज है, किस किस के बीच में इंटरमीडियरीज है? इधर है आपके हाउस होल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपके उसमें भी यूज होगा, जीडीपी वगैरह सब में। हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं? आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास जो पैसा है वो सब बैंक में जमा कराते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये नॉन बैंकिंग भी आता है, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, बाकी आपके एनबीएफआई, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो कि जो भी आपके घर वालों के पास पैसा है वो ज्यादातर इन्हीं में से किसी में जमा कराएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये तो म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, गोल्ड, इनमें इन्वेस्ट करने का पता नहीं है, हेज फंड्स वगैरह। तो हाउस होल्ड जितने भी, इवन मेरा भी बैंक में जाता है सारा पैसा, सैलरी वगैरह का देते हैं। क्योंकि आप शेयर मार्केट में लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होती है, इतना टाइम होता है। लेकिन अगर कोई फ्री है वो लगा सकता है। अब बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स लोन देते हैं किसको? बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट हाउसेस को। बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें कॉर्पोरेट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये कॉर्पोरेट हाउसेज वाले बिजनेसमैन वाले क्या होगा, ये लोगों को जॉब्स देते हैं, हाउस होल्ड वालों को। अब अंबानी के घर पे ऐसा है ना, अंबानी का ड्राइवर भी है, उसके वहां पे बहुत सारे लोग भी हैं, वो क्या है, किसी घर से ही काम करते होंगे वहां पे। तो फिर उनको वो क्या देगा, सैलरी वगैरह देगा।
यानी कि पैसा यहाँ से बैंकों के पास गया, दूसरा तो ले लेते हैं, पैसा यहाँ से बैंकों के पास गया, ये इधर पैसे, ठीक है। और फिर बिजनेसमैन के पास गया लोन में, ठीक है, यहाँ पे लोन में उसने कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाई होगी, वो लोगों को काम देगा, फिर उन लोगों को वो वेजेस के फॉर्म में गया वापस, ठीक है। अभी सिंपल फॉर्म में, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, जीडीपी में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह। तो अभी अकेले आप इतना समझो कि ये यहाँ पे चल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है यहां से पैसा शुरू हुआ, फिर वो बिजनेसमैन के पास गया, वापस से इनके पास पैसा आएगा, फिर बैंकों में जमा कराएंगे, फिर बिजनेसमैन के पास जाएगा, फिर यहाँ। इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टम में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यह बैंकिंग हैबिट्स डेवलप करने की बात करती है गवर्नमेंट। देखो बैंक ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लेके बैठे हैं, वो आगे उसको घुमाते हैं। तो हाउस होल्ड्स के पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सारा पैसा घर में रख नहीं सकते, कब डिमोनेटाइजेशन हो जाए, कब चोरी हो जाए। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम कहाँ रखते हैं उसको, बैंक्स में। बैंक्स में रखते हैं, बैंक्स उसको आगे लोन पे घुमाते हैं। आपको मान लो बैंक दे रहा है, जैसे एसपीआई 3.5% दे रहा है ब्याज, तो वो आगे लोन पे घुमाएगा उसको 9-10% पे, ठीक है। फिर वो अपना बिजनेस शुरू करेगा, वो बिजनेसमैन आपको फिर से आपको वेजेस वगैरह देगा, तो आप फिर से वो जो सैलरी आएगी वो वापस से जमा कराओगे। तो यहाँ पे जो पैसों का सोर्स है, इवन आपको भी अगर लोन चाहिए, कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदनी है, तो आपको भी किससे लेना पड़ेगा, बैंक से। यानी यहाँ पे जो पैसों का सोर्स है वो क्या है, बैंक्स। तो जो पैसा सारा है किसके पास है, बैंक्स के पास। अब देख लो सारा पैसा बैंक्स के पास है। इवन मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी छोटा मोटा, तो मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इवन मुझे फर्टिलाइजर्स खरीदने, मुझे सीड्स खरीदने, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, मुझे लोन दे दो। यानी कि बैंक्स जो है उनके पास सारा पैसा रहता है। हम कभी घर में पैसा नहीं रखते, बिजनेसमैन घर में पैसा नहीं रखते। सारा पैसा जो बीच में है वो किसके पास है, बैंक्स के पास। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी लोन वगैरह की, कुछ भी चाहिए हमें, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, कुछ भी चीज खरीदनी है। देखो अभी छोटी मोटी चीज अगर 100-200 रुपए खरीदनी है तो बैंक के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की खरीदनी है तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अधिकतर इंडिया में अधिकतर लोगों ने लोन उठाया हुआ है। तो जो बैंक्स है बेसिकली वही आपका सोर्स है किसका, मनी का। इसलिए जो मनी सप्लाई की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो मनी सप्लाई का मतलब है मनी विद द बैंक्स। एक तो बैंक्स के पास पैसा कितना है, ठीक है, एक तो बैंक्स के पास पैसा कितना है, जब मनी सप्लाई की हम बात करते हैं बार बार, उसमें दो चीजें आएंगी, ठीक है, मनी सप्लाई में। एक तो बैंक्स के पास पैसा कितना है, उसको कंट्रोल करना है, और दूसरा आपके पास खुद का पैसा कितना है पब्लिक के पास, उसको भी कंट्रोल करना है। समझे आप बात को। यानी जब मैं मनी सप्लाई को कम या ज्यादा कर रहा हूँ, तो मैं बैंक्स के पास भी पैसा कम कर रहा हूँ और आपका भी पैसा ले रहा हूं। अब आप बोलोगे ना कि अगर बैंक से कम किया तो मेरे पास रहेगा, उससे खरीद लूंगा, नहीं, वो आपसे भी पैसा ले लेगा। जब मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करेगा तो वो आपसे पैसा ले लेगा या आपको पैसा दे देगा। ये कब है, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा आप कर दोगे। कम करोगे तो दोनों से पैसा ले लोगे, जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो दोनों को पैसा। तो मनी सप्लाई का यहाँ पे मतलब है सिंपल टर्म्स में, बैंक्स के पास पैसा कितना है और आपके पास पैसा कितना है, ठीक है। इसको हम टेक्निकल टर्म्स में M3 बोलते हैं। मनी सप्लाई होती है M0, M1, M2, M3, M4। अभी आगे की 2-4 स्लाइड्स में ही आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी डिस्कस करने का मतलब नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी के लिए आप ये समझो कि इसको M3 बोलते हैं, जो बैंक्स के पास पैसा है प्लस पब्लिक के पास पैसा है। तो मैंने जब, आपका इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में मैं आपका सबसे पैसा ले लूंगा और डिफ्लेशन में मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब ये पैसा लेने और देने के लिए ऐसा तो है नहीं आरबीआई आपके घर आएगा कि दे दो पैसा, दे दो, या बैंक में दे दो। इसके लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, कुछ भी चीज बनाने के लिए आपको एक स्टेचू बनाना है, मान लो स्टेचू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यू नीड टूल्स।
आपको इवन कुछ भी बनाना है, आपको एक सिंपल सी ड्राइंग बनानी है, यू नीड टूल्स। आपको पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, अभी मेरे को आपको पढ़ाना है, आई नीड टूल्स, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे या फिर इसके बाद ये पेन टैबलेट चाहिए, ठीक है, उसके बाद मेरे को ये आपका इस पे लिखने के लिए पेन चाहिए, फिर क्या चाहिए, ये सारे टूल्स मुझे चाहिए, इसके बिना मैं पढ़ा सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। लैपटॉप चलाने के लिए चार्जर चाहिए। तो बेसिकली कुछ भी आपको करना है, यू नीड टूल्स। अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे होते तो बोर्ड पे लिखने के लिए क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर चाहिए, रब करने के लिए आपका डस्टर चाहिए। अभी आप लिख रहे होगे तो यू नीड पेन कॉपी, नहीं लिख रहे तो स्क्रीनशॉट ले रहे होगे तो यू नीड मोबाइल। हर कोई काम करने के लिए आपको टूल्स। तो आरबीआई भी तो ऐसे तो है नहीं हवा में बातें करें, आरबीआई विल नीड सम टूल्स इसको बनाने के लिए। उन टूल्स को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। देखो यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड है, यहाँ पे क्वालिटी वर्ड, और जब हम क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे M0 M1 M2। ठीक है, तो आपको समझ आया अभी तक कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल दो तरीके से किया जा सकते हैं, तो सप्लाई साइड को कंट्रोल करो या डिमांड साइड को कंट्रोल करो। सप्लाई साइड को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए हम डिमांड साइड को कंट्रोल करते हैं। सप्लाई साइड को कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, वो अभी हमारे काम का है नहीं, हम ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो वी आर कंसर्न विद द मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कौन करता है, आपका आरबीआई। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, उसके लिए उसको कुछ टूल्स की जरूरत होती है। वो दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इन टूल्स को यूज करके वो सिस्टम में मनी सप्लाई को या तो बढ़ाएगा या मनी सप्लाई को कम करेगा। ओके, ये हमने पढ़ लिया था, ये समझिए इस बात को, जो भी मैंने आपको समझाया क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मैंने अभी आपको समझा दिया वैसे कि किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, वापस से एक बार समझ लो, किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है यानी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि पीपल हैव मनी टू बाय, पीपल हैव मनी टू बाय। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, पीपल हैव मनी टू बाय। अब क्या होगा, मेरे को इस पैसे को कम करना है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कार, उस कार की कीमत 5 लाख। अब क्या है, यहाँ पे डिमांड, लोग खरीद रहे हैं, तो पीपल है। अब ये 5 लाख खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा या तो खुद का है या बैंक से आ रहा है, दो ही चीजें होंगी। और बैंक से, अब इसमें दो केस है, या तो बैंक से आ रहा है या पब्लिक का खुद का पैसा है। अगर बैंक से आ रहा है तो बैंक से लोग लोन ले रहे हैं, क्यों लोन ले रहे हैं, क्योंकि बैंक लोन दे रहा होगा कम इंटरेस्ट रेट, तभी तो हर कोई लोन ले रहा है। और या फिर पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है खुद का, इसलिए वो खरीद। अब इस केस में क्या करूंगा मैं, अगर मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, मान लो 5 लाख है ये, ठीक है, इसकी कीमत, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसकी 5 से 5.5 हुई, 5.5 से 6 लाख हुई, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी पैसा आ रहा है, लोगों का भी पैसा है। अब कीमतें जब बढ़ती जाएंगी, तो मैंने कहा एक लिमिट के बाद अगर बढ़ेगी, तो जो लोअर मिडिल क्लास वाला है या गरीब आदमी है, वो अगर कार खरीदने की सोच भी रहा है फैमिली के लिए, वो तो नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक लेवल से ज्यादा इन्फ्लेशन, या भी मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूँ, सब जगह पे ऐसा था, एक लेवल से ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं, क्योंकि मनी की वैल्यू कम होती जाएगी ना।
हो सकता है आगे मैं नहीं रोकूं तो हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाए, गैलोपिंग में चला जाए। तो मुझे इसको एक लिमिट के बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा मेरी रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अब इसको मुझे कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करूंगा, मैं बैंक्स के पास पैसा कम करूंगा और लोगों के पास भी पैसा कम करूंगा। और ये मैं पैसा कम कैसे करूंगा, यूजिंग क्वांटिटेटिव टूल्स। वो आगे देखेंगे कैसे करूंगा, लेकिन आपको समझ ये आना चाहिए कि डिमांड साइड पे कंट्रोल करने के लिए अगर मुझे लोगों की डिमांड को खत्म करना है तो मुझे उनके पास पैसा खत्म करना पड़ेगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, अब मान लो बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके बाद पैसा नहीं छोड़ा तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, उसके बाद पैसा ही नहीं है। और पब्लिक का भी मैंने पैसा ले लिया खुद का। अब ना तो खुद के पास पैसा है ना बैंक से पैसा ले सकते, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा क्यों होगा वो, क्योंकि मैंने उससे पैसा ले लिया, तो अब उसके पास पैसा नहीं है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो आगे देखते हैं क्यों बढ़ाएगा। अब ये दोनों केस में पैसा नहीं है, तो अब वो क्या खरीद पाएगा, कार नहीं खरीद पाएगा। तो वो क्या करेगा, सोचेगा जब पैसा आएगा ही मेरे पास खुद का, या बैंक जब सस्ता कर देगा लोन तब लेगा, तो वो अपना क्या कर देगा, डिले कर देगा कि कार अभी नहीं खरीदे, बाद में। ऐसे करके मान लो बहुत से सारे लोगों ने अपना डिले कर दिया कार खरीदने का। अब कार वाला क्या करेगा, कार वाले को तो बेचनी है भाई। वो क्या करेगा, 6 लाख से बोलेगा चलो कोई नहीं, 5.5 लाख। अब भी लोग नहीं खरीद रहे, आरबीआई तब तक उसको कंट्रोल करता रहेगा जब तक आरबीआई को ये नहीं लगेगा कि अब इन्फ्लेशन। बेसिकली डिमांड साइड को जब कंट्रोल करना है तो आपको दो लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। एक तो बैंक को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बैंक के पास कितना पैसा है, और दूसरा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा पब्लिक के पास कितना पैसा है। आप सिर्फ अकेले एक बैंक को या पब्लिक को, एक बैंक या पब्लिक को आप कंट्रोल करके आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स का यूज करते हैं, और वो सारे के सारे अब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ये स्लाइड पढ़िए एक बार। ठीक है, 2 मिनट आप पढ़िए इसको। तो ओके, सो यहाँ क्या लिखा है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। देखो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, रिड्यूसेस द मनी सप्लाई इन दिस सिस्टम सो दैट पीपल विल लेफ्ट विथ लेस मनी। अभी मैंने आपको बताया, एंड दे विल डिमांड लेस। पैसा ही नहीं तो डिमांड कैसे करेंगे। लेस डिमांड मींस दैट द कमोडिटी विल नो लॉन्गर बी चेस्ड बाय मोर पीपल। ठीक है, ज्यादा लोग उसको, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। अब मैकेनिकल ब्रांच में अचानक से अगर 100 गर्ल्स एडमिशन ले लें तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना। या फिर मार्केट में मान लो, क्यों, क्योंकि डिमांड क्यों है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम। ओके, तो अगर आपको डिमांड को खत्म करना है तो सप्लाई बढ़ा दो, या फिर डिमांड ही खत्म कर दो। तो अब क्या है, आपने प्राइस उसको क्या किया, मनी सप्लाई को बढ़ा, वो छोड़ा ही नहीं पैसा लोगों के पास, तो अब वो क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो एक कमोडिटी को कम लोग चेस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेस्ड बाय, इट विल नो लॉन्गर बी चेस्ड बाय मोर पीपल। ठीक है, ये वर्ड यूज होता है, मतलब ये टेक्निकल वर्ड है। इट विल नो लॉन्गर बी चेस्ड बाय मोर पीपल, इट्स प्राइस, सो इट्स प्राइस फॉल, एंड इन दिस वे इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। मैंने आपको समझाया, वही ये 2 पॉइंटों में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, कहीं पे भी ये चीजें इस तरह से नहीं लिखी होती किसी भी बुक वगैरह में, ये मैंने आपके लिए बना के लिखा है। ठीक है, सारा का सारा ये मैंने खुद से सारा बना के आपके लिए लिखा है। समटाइम्स, अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इवन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI increases the money supply, which goes against the thumb rule, but that is to maintain growth rate. This is very important. इसका मतलब ये इन्फ्लेशन है फिर भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है। ये तो गलत है ना। थंब रूल क्या कहता है, मनी सप्लाई को कम करना है इन्फ्लेशन, लेकिन आरबीआई फिर भी मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है अभी बताता हूँ।
और आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट। आप कोई भी बुक पढ़ लो, इससे ज्यादा चीजें नहीं लिखी होंगी उसमें जो मैंने यहाँ लिखा है, कंट्रोलिंग द डिमांड साइड कैसे। अब देखो क्या होता है, समझो इस बात को। दो चीजें, एक है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, डिफ्लेशन तो हमें चाहिए। एक है इन्फ्लेशन और एक है ग्रोथ। आप दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओगे तो ग्रोथ पे उसका नेगेटिव इफेक्ट है, और अगर आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दोगे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल है। कैसे? इन्फ्लेशन में क्या होगा, मैं मनी सप्लाई को कम करता हूँ। इन्फ्लेशन में आई विल डिक्रीज दी मनी सप्लाई इन द सिस्टम। ओके। अब अगर आपने मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया सिस्टम में, अगर आपने मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया तो होगा क्या कि आपने मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया, क्या बैंक्स के पास पैसा बचा वो लोन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या पब्लिक के पास अपना पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। अब क्या होगा इससे, जो बिजनेस है या कॉर्पोरेट्स है, इनको क्या लोन मिल पाएगा सस्ता? नहीं मिल पाएगा। ना पब्लिक के पास पैसा है कोई बिजनेस शुरू कर सके। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब भी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओगे, क्या गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट नहीं करता मनी सप्लाई को कंट्रोल, मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई कुछ भी करना होगा तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगा, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मनी सप्लाई जो है आपने कम कर दी, तो मनी सप्लाई कम करने से क्या होगा, लोन महंगे हो गए, पब्लिक का पैसा नहीं बचा। क्या बिजनेसमैन को सस्ता लोन मिल पाएगा? क्या नहीं। क्या बिजनेसमैन को सस्ता लोन नहीं मिलेगा तो फिर नया बिजनेस शुरू करेगा या बिजनेस में एक्सपेंड कर पाएगा? नहीं। तो क्या ग्रोथ होगी कंट्री? नहीं, नहीं होगी। यानी इन्फ्लेशन को जब आप कंट्रोल करने जाते हो, ठीक है, तो इन्फ्लेशन में क्या है, आप मनी सप्लाई को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। मैंने आपको बोला ना, इन्फ्लेशन सिस्टम में होगा तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं चीजें, तो बिजनेस में ज्यादा चीजें बनाएगा। अब डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसा है, बिजनेसमैन को भी सस्ता लोन मिलता है। लेकिन आप अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाओगे तो आप मनी सप्लाई को कम करोगे। जैसे ही आपने मनी सप्लाई को कम किया वैसे लोन उसको सस्ता मिलना बंद हुआ, वैसे पब्लिक का भी आपने पैसा ले लिया। तो अब अगर मुझे लोन नहीं मिल रहा, मुझे मान लो एक इंडस्ट्री बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है, अभी जूते बनानी, मेरे को लोन सस्ता नहीं मिल रहा तो फिर मैं बना पाऊंगा नहीं। और अगर मैं इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहा, अगर मैं लगाता इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री लगाने के क्या फायदे होते हैं? इंडस्ट्री लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, साथ में आसपास वाले लोगों को वो मिलता। ठीक है, एंसिलियरी एंसिलियरी जॉब्स। एंसिलियरी जॉब्स क्या होती है, जैसे अभी आप एसआर में पढ़ने जाते थे पहले ऑफलाइन, तो यहाँ पे गन्ने के जूस वाला भी, आपको शुगर केन जूस वाला भी है, शुगर केन वाला है। ठीक है, वो जूस पिलाता था। इधर टी सैलड भी है आपका, इधर आप वो गंदे से क्या खाते हैं, वो पता नहीं क्या होता है, बड़ा पाव, बड़ा पाव, पता नहीं क्या, वो भी खाते थे। बड़ा पाव नहीं होता, बड़ा पाव होता है, वो भी खाते थे। वही टिक्की खा रहा है, आलू टिक्की। इधर फिर नेस्कैफे, सबका काम चल रहा था। दीज आर एंसिलियरी जॉब्स। एंसिलियरी आपका जनरेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर आप ये सब बंद कर दो तो कहाँ से कुछ शुरू होगा? इसलिए तो कोरोना में जो आपका लॉकडाउन लगा उसमें जो बिजनेसमैन था कोई, वो तो फिर भी सर्वाइव कर गया, बड़े वाले, ये क्या करेंगे बेचारे? ये सब बर्बाद हो गए। आप मानोगे नहीं, मुंबई में मेरे आसपास के एरिया में मैंने देखा कितनी शॉप्स बंद हो गई। तो आप समझ रहे हो ना, इकोनॉमी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कनेक्टेड है। एक चीज से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आइसोलेशन में हो रही है, ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड, इवन ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड। कुछ यूएस में होगा तो उसका इम्पैक्ट सब पे आएगा, कुछ अगर मिडिल ईस्ट में होगा तो उसका इम्पैक्ट सब पे आएगा। ठीक है, सारी इकोनॉमी आपकी कनेक्टेड। तो इन्फ्लेशन में अगर आप मनी सप्लाई को कम कर दोगे तो लोगों को लोन नहीं मिलेगा सस्ता, लोग चीजें नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो कहाँ से ग्रोथ होगी?
ना बिजनेसमैन को पैसा मिल रहा है, उसकी चीजें भी नहीं खरीद रहे, कम खरीद रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट्स को नया लोन नहीं मिल रहा नई इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ग्रोथ रेट आपकी कम बढ़ेगी। अब क्या होता है, कई बार आरबीआई इसको कंट्रोल करना चाहता है, और गवर्नमेंट इज बेसिकली वेरी मच कंसिडरेट अबाउट ग्रोथ, ठीक है। गवर्नमेंट को सिर्फ ग्रोथ से लेना देना है कि हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कई बार, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे इवन इन्फ्लेशन था उस टाइम, फिर भी आरबीआई को बोला कि तुम अपना रेपो रेट जो है उसको कम करो, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है आगे देखते हैं, मतलब आप ये समझो, रेपो रेट को छोड़ो, आरबीआई को बोला कि तुम मनी सप्लाई को कम मत करें, तुम मनी सप्लाई को बढ़ा। मतलब इन्फ्लेशन है कोई नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन को तो हम बाद में भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा, जॉब्स ही नहीं रहेंगी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या कंट्रोल करेंगे। तो जब कभी इन्फ्लेशन और ग्रोथ में से चूज करना होता है, तो आरबीआई तो चूज करना चाहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, क्योंकि उसको दो काम दे रखे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल का, डिफ्लेशन कंट्रोल का। ग्रोथ का काम गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे आरबीआई बोलता है, आरबीआई को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल मत करो, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बाद में देख लेना तुम अपना, अभी तुम्हें किस पे ध्यान देना है, ग्रोथ पे। और जब आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है तो आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो नए बिजनेस शुरू कर सके, नई चीजें खरीद सके, भले से सिस्टम में इन्फ्लेशन चले। तो ये थंब रूल के खिलाफ है, ठीक है। मतलब थंब रूल क्या कहता है, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द सिस्टम देन आरबीआई शुड डिक्रीज द मनी सप्लाई। लेकिन आप ध्यान रखना, ऐसा कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज भी कर सकता है। कब इंक्रीज करेगा, जब उसको दो में से एक चूज करना है। आपने देखा होगा कभी, आप एथिक्स पढ़ते होगे तो एथिकल डिलेमा में यू हैव टू चूज बिटवीन राइट वर्सेस राइट और रॉन्ग वर्सेस रॉन्ग। दोनों ही करने पे आपको डिलेमा होना ही होना है। ऐसे ही यहाँ पे इसके पास भी एथिकल डिलेमा यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर, क्योंकि ग्रोथ भी जरूरी है ना कंट्री में। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, नए बिजनेस शुरू नहीं होगा। तो जब कभी भी आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी रेपो रेट को कम कर रहा है, मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, ठीक है। रेपो रेट को अभी भूल जाओ, आगे देखेंगे। अगर मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी, तो वो आप ये नहीं कहोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कर रहा है क्यों, क्योंकि ग्रोथ रेट को उसने प्रायोरिटी। जब ग्रोथ को आप प्रायोरिटी देते हो तो इन्फ्लेशन आपका सेकेंडरी हो जाता है, ओके। क्योंकि एक बार ग्रोथ ठीक ठाक हो गई, सिचुएशन ही ऐसी, उस समय ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया, देखेगी गवर्नमेंट, देख लेगी सप्लाई साइड पे, गवर्नमेंट देखेगी थोड़ा बहुत। तो जब कभी भी आपका इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या कर रहा है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें? वॉइस इज डिस्टॉर्टेड, वॉइस डिस्टॉर्ट तो नहीं होनी चाहिए। वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है क्या मेरी? इज माई वॉइस क्लियर और देयर इज सम डिस्टॉर्शन? इज माई वॉइस क्लियर और देयर इज सम डिस्टॉर्शन? अब ठीक है, बता दिया करो यार, घर की बात है। आपको समझ आना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए वॉइस, ठीक है। क्योंकि बीच में कहीं इधर उधर निकल गए, भटक गए, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये चारों पॉइंट आपके, ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यू विल गेट ऑल दीज नोट्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब आगे चलते हैं। अब डिफ्लेशन में क्या करोगे, डिफ्लेशन में उसका अपोजिट करोगे। देखो ये इन्फ्लेशन था, अब डिफ्लेशन में क्या करोगे, जो मैंने अभी आपको समझाया। डिफ्लेशन में देखो ये लिखा, डिफ्लेशन इज मोर वर्स देन इन्फ्लेशन बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीज करें, ठीक है, क्योंकि लोगों को पैसा देना है ताकि वो चीजें खरीद सके। इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द सिस्टम सो दैट पीपल विल हैव मोर मनी to buy the commodities so as to increase their prices by increasing the demand। जैसे ही आप लोगों को पैसा दोगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करोगे, लोग चीजें खरीदना शुरू कर देंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी। यही तो हम चाहते हैं।
ये यहाँ पे डिफ्लेशन है, हमें ऊपर जाना है इससे। इन दिस वे डिफ्लेशन इज कंट्रोल एंड डिफ्लेशन इज नॉट डिजायरेबल फॉर एन इकोनॉमी। वो हम देख चुके हैं, ठीक है। लेते हैं अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड आरबीआई, कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो पहली लाइन आप पढ़ोगे तो उसमें वही लिखा है, RBI controls the inflation and deflation taking help of some monetary tools which can be grouped into two types। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव। देखो आपका यूपीएससी या केएस कोई भी आपका पेपर वेपर है, जेकेएसएसबी वगैरह, वहां से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इन टूल्स है। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव। तो पहला क्वांटिटेटिव है, दूसरा है क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड है, यहाँ पे क्वालिटी वर्ड। ठीक है, अब समझो बात को। इसको क्वांटिटेटिव इसलिए कहते हैं कि अगर मैं इस टूल का यूज करूंगा क्वांटिटेटिव का, तो पूरे सिस्टम की मनी सप्लाई चेंज होगी। पूरे सिस्टम की मतलब पूरी कंट्री में, बैंक्स, पब्लिक, सबकी। मतलब इस सिस्टम को, इसको यूज कर, इनमें से कुछ भी यूज करता हूं मैं क्वांटिटेटिव में से, तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी आएगा, स्टूडेंट पे, उसका एक रिक्शे वाले पे भी इम्पैक्ट आएगा, उसका परवीन सर पे भी इम्पैक्ट आएगा, उसका अंबानी पे भी आएगा, उसका अडानी पे भी आएगा, उसका मेरे पे भी आएगा। यानी ये वाला टूल सबको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसका ऐसा नहीं कि मैंने क्वांटिटेटिव टूल का यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पर असर आएगा, नहीं। लेकिन ये जो है क्वालिटेटिव टूल्स, ये स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करते हैं। मतलब अगर मैं क्वालिटेटिव टूल का यूज करूंगा तो उसका इम्पैक्ट सब पे नहीं आएगा। हो सकता है मैंने क्वालिटेटिव टूल यूज किया तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एजुकेशन पे है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आए। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को मैं अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो मैं क्वालिटेटिव का यूज करूंगा। समझ गए आप बात को। और अगर मुझे पूरे सिस्टम का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो मैं क्वांटिटेटिव का यूज करूंगा। तो क्वांटिटेटिव जो होता है आपका होल सिस्टम के लिए होता है। तो क्वांटिटी, इसलिए इसका क्वांटिटी वर्ड है। क्वांटिटी का मतलब इट विल चेंज द मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द होल सिस्टम। और क्वालिटी, आपको पता है क्वालिटी मींस स्पेसिफिक, ये किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए यूज होगा। इसलिए आप देखो सेकंड पॉइंट देखो इसका, क्वांटिटेटिव टूल्स आर आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ये किसी पे डायरेक्टेड नहीं है, सबको सबको ये अपने उसमें ले लेते हैं। ठीक है, सबको अपने लपेटे में ले लेते हैं। इनडायरेक्ट और जनरल, जनरल का मतलब सब पे इंपैक्ट डाले, एज दे अफेक्ट द मनी सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमिक सिस्टम। सब पे इंपैक्ट होगा, आप पे भी, मेरे पे भी, सब पे। क्वालिटेटिव टूल्स जो है दे आर नोन एज डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब किसी पे डायरेक्टेड है। और सेलेक्टिव टूल्स, बोला ना अभी, सेलेक्टिव है, स्पेसिफिक है, एज दे अफेक्ट ओनली द स्पेसिफिक सेक्टर्स। इसमें से एक ओनली हटा लेना, नहीं हटा देना, एज दे अफेक्ट ओनली द स्पेसिफिक। यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को आगे डिटेल। गवर्नमेंट ने पीएम किसान में मनी सप्लाई इंक्रीज किया। ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज किया ना, दैट इज नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, दैट इज पार्ट ऑफ बजट। जब हम बजट पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड को कंट्रोल करने के लिए किया है। गवर्नमेंट ने कोई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए थोड़ी ना मनी सप्लाई को वेरी किया है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आप दोनों चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो। पीएम किसान में गवर्नमेंट ने दिया, और वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं कहते हैं उसको, कह रहे आपने पीएम किसान में पैसा दिया तो क्या वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दिया है। जब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, तो वहां पे तो मनी सप्लाई आरबीआई वेरी करेगा ना। गवर्नमेंट ने क्या पीएम किसान में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दिया है क्या, अमर सिंह बताओ। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दिया है क्या।
कहीं लिखा है कि पीएम किसान में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए पैसा दिया जाए? मनी सप्लाई जब हम वेरी कर रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वेरी कर रहे हैं, और जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वेरी कर रहे हैं तो उसमें पीएम किसान, ऐसे तो मनरेगा है, मनरेगा में भी पैसा मिल रहा है लोगों को, गवर्नमेंट दे रही है, वो सब्सिडीज में आता है, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स में आता है, वो सप्लाई साइड में कि खरीद सके इन चीजों से, उसका उससे कुछ लेना देना ही नहीं, उससे इनका कुछ लेना देना ही नहीं। ठीक है, पहले ये पढ़ लो, फिर ये भी देख लेंगे कॉस्ट पुश को कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, पीएम किसान है नथिंग टू डू विद मनी सप्लाई ना। अब आप ऐसे तो बोलोगे मनरेगा भी है, ऐसे तो आप सारी सब्सिडीज को लेके आ जाओगे, ठीक है, गरीब कल्याण योजना वगैरह सब उसमें पैसा दे ही रही है ना गवर्नमेंट, लेकिन क्या वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दे रही है? नहीं ना। when we are talking about inflation and deflation then we are talking about RBI, okay, और RBI basically acts on demand side, ठीक है। कॉस्ट पुश का भी आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन आगे देख लेते हैं, ठीक है, पहले ये देख लो आप, पहले क्वांटिटेटिव टूल्स, ओके। इसलिए मैंने आपको बोला था कॉस्ट पुश जो होता है ना, दैट इज अ डिफरेंट फिनोमेनन। जनरली जो सिस्टम में होता है वो डिमांड पुल होता है। कॉस्ट पुश में क्या होगा, रॉ मटेरियल वगैरह कीमत बढ़ी, गवर्नमेंट बाहर से लेके आएगी रॉ मटेरियल कम करने के लिए उनकी कीमत, सप्लाई साइड पे एक्ट करेगी। यहाँ पे डिमांड तो आपकी बढ़ी नहीं रही, तो डिमांड तो उतनी है, सप्लाई साइड आपकी बढ़ रही है, ये सप्लाई की तरफ प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ेगी तो गवर्नमेंट एक्ट करेगी सप्लाई साइड। मैंने आपको बोला ना अभी आरबीआई एक्ट कर रही है डिमांड साइड, ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्ट करेगी कॉस्ट पुश में। रॉ मटेरियल अगर ज्यादा बढ़ गया तो लेके आओ बाहर से, अगर यहाँ पे भी अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को तो आरबीआई कंट्रोल कर देगा, ओके। तो आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी ये देखो कि कॉस्ट पुश में क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है, रिजर्व रेशियोज में आपका क्वांटिटेटिव टूल्स देख रहे थे सबसे पहले, अभी कंट्रोल करना सीख तो लो, फिर देखेंगे कॉस्ट पुश में क्या होता है, डिमांड पुल में क्या होता है, कॉस्ट पुश में क्या प्रॉब्लम होती है। वैसे आपसे कॉस्ट पुश कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वी आर कंसर्न विद डिमांड साइड होगी, वहाँ पे गवर्नमेंट पिक्चर में आ जाएगी जब रॉ मटेरियल महंगा हो गया, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इनको, ओके। या आरबीआई डिमांड साइड पे एक्ट करेगी, डिमांड को कम कर देगी वहाँ पे, ठीक है, वो आगे देखेंगे, दोनों साइड देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल्स तीन तरह के होते हैं, ओके। एक रिजर्व रेशियो, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, और तीसरा ट्रेड्स, ठीक है, ये तीन याद रखिएगा। रिजर्व रेशियो, सेकंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड थर्ड इज ट्रेड्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी आपका शायद मेरे ख्याल से जीके एसएसपी वाला, अब तो खैर एग्जाम्स आगे जाएंगे होपफुली, क्योंकि कोरोना का बहुत बुरा हाल है, तो आपका जीके एसएसपी का शायद है एक पेपर, उसमें आपके इकोनॉमी भी आती है, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से पूछेंगे नहीं तो माइक्रो से पूछेंगे, मतलब सिंपल पेपर आता है इकोनॉमी का, लेकिन अगर आपको आता है तो 10 में से 10 आ जाएंगे, आपको नहीं आता तो आपको 0 भी आता है। वहां मान लो अकाउंटेंसी तो आप पढ़ोगी 30 नंबर के आती, लेकिन अभी आप देखो तो कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है, आपको छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए ना थोड़ा बहुत कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो लिख लो। तो रिजर्व रेशियो, सेकंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड थर्ड इज रेट्स, ये तीन आपके क्वांटिटेटिव टूल्स है, तीन ही है सिर्फ, देयर आर थ्री क्वांटिटेटिव टूल्स। अब रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं, ठीक है, आज की क्लास में तो ये डिस्कस होगा, फिर बाकी कल हम इसको खत्म करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस पर क्या इन्फ्लेशन। अभी भी ब्रेक हो रही है वॉइस, तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए।
इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई खुद ही स्टेप लेता है कि गवर्नमेंट खुद लेता है? भाई आरबीआई खुद लेता है। आरबीआई आपकी ऑटोनोमस बॉडी है। आरबीआई इज ऑटोनोमस। ठीक है, आरबीआई इज ऑटोनोमस। देखो बाकी सब कह रहे हैं कि वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर। आरबीआई इज ऑटोनोमस बॉडी ना, इंडिपेंडेंट बॉडी। आरबीआई खुद से स्टेप लेता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी सवाल आप जो पूछ रहे हो उनके सबके जवाब आगे मिलेंगे आपको। ठीक है, आप वो सवाल पूछ रहे हो जिनके जवाब आगे। क्योंकि अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ेंगे, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हम देखेंगे कि 3 बंदे आरबीआई के बैठते हैं और 3 बंदे गवर्नमेंट के बैठते हैं। ये आपस में बैठ के मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं कि क्या रहना चाहिए, इन्फ्लेशन को कितना कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल कितना करना है, ग्रोथ का क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखो ना, आरबीआई भी है, गवर्नमेंट भी। लेकिन जिसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो आरबीआई गवर्नर का होता है, उसके पास वीटो पावर। और आरबीआई गवर्नर के ऊपर गवर्नमेंट बैठी है। तो आरबीआई गवर्नर को हालांकि ऑटोनमस बॉडी है, ऑटोनमी है, लेकिन उसको कोई एब्सोल्यूट ऑटोनमी नहीं है। एब्सोल्यूट ऑटोनमी तो आपको पता है हमारी कंट्री में किसी को नहीं है, लोकतंत्र नाम का है। तो आप ही के लिए आप इतना समझो कि आरबीआई ही मेन है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर है, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के। ये बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं यहाँ बैठ के, टी पार्टी। ये टी देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ। ठीक है, आपको पता हो तो 1813 का जब एक्ट आया था मोनोपोली हटाने के लिए, तो उसमें भी बोला था चाइना टी। इन दो को साइड में रखा था। जब बोस्टन टी आपका हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसमें भी टी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टी का हर जगह पे इम्पोर्टेंस है। मोदी वो देख लो, मोदी जी की चाय पे चर्चा। ठीक? तो यहाँ पे भी ये चाय पे चर्चा करते हैं, फिर ये देखते हैं कि क्या करना है। और ये दोनों 6 लोग मिलके डिसाइड करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आरबीआई के पास बताओ। तो आप जो बोल रहे हो कि आरबीआई खुद से लेता है, तो खुद से डिसीजन लेता है, ठीक है। लेकिन खुद से डिसीजन लेने का मतलब नहीं है कि आरबीआई कुछ भी करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी 3 लोग गवर्नमेंट के बैठे हैं। लेकिन वो बात आरबीआई गवर्नर की सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमने कुछ उल्टा सीधा किया वीटो कर देगा। लेकिन आरबीआई ने वीटो किया तो उसको फिर ऊपर गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट उसको बोल सकती है। लेकिन आरबीआई अपनी बात पर अड़ सकता है। ज्यादा क्या होगा, आपको निकाल दें, अड़ सकता है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा। इतनी पावर है उसके पास। तो आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को खुद से लेता है, ऑटोनमस बॉडी। तो हम पहले पढ़ लेते हैं आपका टूल्स। आपकी ये सारी चीजों के जवाब आ गए हैं, ठीक है, डोंट वरी। कि क्या होता है आरबीआई को मैंने देखो, एक क्वेश्चन मैंने अभी मेंस टेस्ट सीरीज में पूछा था कि आरबीआई के पास क्या रियल सेंस ऑटोनॉमी है क्या। ये क्वेश्चन इस तरह के आपके मेंस में भी आते हैं, इज आरबीआई रियली ऑटोनोमस बॉडी। तो ये चीजें आपको वहां पे क्या लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। पहले आप लिखोगे कि हाँ ऑटोनॉमी है, क्यों, क्योंकि आरबीआई ये सारे फंक्शन खुद से करता है। लेकिन हाँ कुछ जगह पे उसके गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जैसे सेक्शन 7 बीच में बड़ा न्यूज में चला था, सेक्शन 7 इन्वोक कर दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, सेक्शन 7 इन्वोक करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आरबीआई का पूरा कंट्रोल ले सकती है। इसलिए आप देखो उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उसकी जगह अब शक्तिकांता दास को लेकर। ठीक है, तो बेसिकली आप इन चीजों की चिंता मत करो, सब चीजें आगे आएंगी। ठीक है, अभी जो मैं आपसे डाउट के लिए पूछता हूँ, तो मेरे डाउट का मतलब ये होता है कि जो मैं प्रेजेंटली पढ़ा रहा हूँ उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे जो आएगा, जो आप डाउट पूछ रहे हो वो तो सारे आपके क्लास के साथ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो कि ये चीज मेरे दिमाग में आ रही है तो सर के में नहीं है। तो मैंने सारी चीजें आपके लिए बनाई हुई है, आप चिंता नहीं करो, सब आपका क्लियर होते जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे रिजर्व रेशियो। आप सिर्फ समझो, जो मैं समझा रहा हूं उसमें दिक्कत है तो आप पूछो। करंट में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है, सब यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, अभी जैसे आप कुछ भी ऐसा पूछते हो जो अभी मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, तो फिर मैं आगे जब जाऊंगा तो क्या होता है, उससे क्लास के 10-15 मिनट वेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डाउट आप मुझसे उसमें पूछ लो। अगर आपको ऐसा ही लगता है मुझे तो आज ही पढ़ना है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, मेरा नंबर तो है ही। ठीक है, तो रिजर्व रेशियोज जो होते हैं, 2 रिजर्व रेशियोज है, सीआरआर एंड एसआरआर। ठीक है, तो सीआरआर हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो,
और एसएलआर हम बोलते हैं स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आज के डेट में 3% है और ये आज के डेट में 18%, और ये दोनों चेंज होते रहते हैं। इसलिए जब आप पेपर देने जाओ, अभी तो खैर चेंज नहीं होगा आपके पेपर का, जब पेपर देने जाओ तो इनका डेटा जरूर देख लें, ठीक है। अभी तो 3 और 18 ही रहने वाले, बहुत मतलब 1-2 साल तक तो चेंज मुश्किल है। अब क्या होता है ये समझो बात। देखो क्या होता है, ये बैंक है, अब बैंक के पास क्या है, मान लेते हैं अभी के लिए, हम सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं 100 करोड़ बैंक के पास पैसा, उसको हम बोल देते हैं एनडीटी है। 100 करोड़ इसलिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देयर आर टू वर्ड्स, डिमांड एंड टाइम, दो चीजें हैं। अब इस स्लाइड में इन दोनों चीजों को समझो, आगे इसमें चलते हैं। अभी ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा डिमांड और टाइम लायबिलिटीज क्या होती है। अभी आप ये समझो कि बैंक के पास 100 करोड़, ठीक है। अब ये 100 करोड़ किसके हैं, पब्लिक के पैसे हैं, ठीक है। 100 करोड़ मतलब एक किसी दिन पे 100 करोड़ है, मान लो फ्राइडे ले लेते हैं, फ्राइडे को काउंट होता है, फ्राइडे को एवरी फ्राइडे फोर्टनाइट कंट्रोल करता है, वो काउंट करता है बैंक। जैसे मान लो आप हो, आप हर फ्राइडे को काउंट करो कि मेरे पास कितने पैसे हैं, हर फ्राइडे को नहीं, हर दूसरे फ्राइडे को। जैसे आपने एक फ्राइडे को काउंट किया कि आपके पास 500 रुपए, और फिर आप उससे अगला फ्राइडे छोड़ दो, फिर उससे नेक्स्ट फ्राइडे को आप काउंट करो कि मेरे पास 600 रुपए, तो आपके पास पैसा बढ़ गया ना। हो सकता है 100 रुपए किसी दिन दियो, या हो सकता है आपका कम हो जाए। तो ऐसे ही हर बैंक अपना फ्राइडे नाइट को कैलकुलेट करता है कि मेरे पास कितना पैसा आया या कितना गया, दोनों का टोटल मिला के आया वो ऐड हो जाएगा, जो गया वो माइनस हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर फ्राइडे को 100 करोड़ है बैंक के पास। अब क्या ये सारा पैसा लोन पे दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ठीक है? इसमें कोई सोचने वाली बात है, नहीं दे सकता। कल को ये सारा पैसा दे देगा, मैं लेने चला गया अपना पैसा, या आप में से कोई और चला गया, बैंक बोलेगा नहीं है, 10 लोग चलेगा नहीं है, तो आप 10 के 10 लोग क्या तोड़फोड़ कर दोगे, मेरा पैसा चाहिए मुझे तो आज जरूरत है, फिर वो न्यूज़पेपर में आ जाएगी, ठीक है। बैंक में आप आग लगा दोगे या फिर वहाँ के उसके मैनेजर को मारोगे, बैंक न्यूज में आ जाएगी, आरबीआई को पता चलेगा कि ये बैंक ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, तो आरबीआई उसको बंद कर देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सोशल अनरेस्ट हो जाएगा कि ये बैंक तो क्या हो गया, बैंक रफ्त हो गया, हमारा पैसा नहीं दे रहा। तो ऐसा होता है कि 100 करोड़ पूरा नहीं दे सकता, 100 करोड़ में से कुछ पैसा इसको साइड में रखना पड़ेगा ताकि आप आ गए, कोई और आ गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, आरबीआई ये क्या करता है, कुछ पैसा साइड में रखता है एज ए रिजर्व। हर बैंक आपको रखना ही रखना है। क्यों, ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए, कोई लेने आ गया तो तुरंत दे सकते। तो दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया सीआरआर, और दूसरा होता है एसएलआर। अब सीआरआर में जो पैसा रखा जाएगा वो हमेशा कैश में रखा जाएगा, और एसएलआर में जो पैसा रखा जाएगा वो रखा जाएगा आपके किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, आप कैश में रख सकते हो, आप गोल्ड में रख सकते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। ये टर्म्स आगे क्लियर करूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, कैश गोल्ड तो आपको पता ही है। तो आपको दो चीजें समझ आनी चाहिए कि 3% आपको रिजर्व में रखना है कैश में, और 18%, यानी कि आपका, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो 21% पैसा ऐसा है जो आप यूज नहीं कर सकते लोन के, ठीक। इसलिए आपने 3% साइड में रख दिया, यानी 3 करोड़ रुपए। अब कल को कोई आया तो 3 करोड़ रुपए आप उसमें से वापस दे दो उसको, लेकिन कैसा क्या हो कि 3 करोड़ से ज्यादा वाला आ जाए, तो फिर क्या करोगे, ये 18% है आपके पास। अब आप बोलोगे 21% से ज्यादा आ गया, तो वो हम आगे देखेंगे कहाँ पे, बेसल नॉर्म्स में। अभी के लिए आप इतना समझो, आपके घर वाले भी तो पैसे बचा के रखते हैं ना थोड़े बहुत साइड में, सेविंग्स करते हैं, लेकिन अचानक से कोई बीमार हो जाए मान लो, तो वहां उन्होंने सेविंग 4 लाख की करी हो और उनको 10 लाख की जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन भी आती आती है ना। लेकिन अभी उस सिचुएशन को छोड़ो, अभी आप इतना समझो कि रिजर्व में 21% आपने रिजर्व में रख दिया। अब 21% रिजर्व में रख दिया, यानी कि 21 करोड़ आपका किसी काम का नहीं,
21 करोड़ आपका साइड में चला गया। अब आपके पास कितना बच गया? 21 करोड़ को निकालने का 79। इसको बैंक क्या कर सकता है? इसको लोन पे दे सकता है, 79 करोड़ को लोन पे दे सकता है। अब क्या होता है आप समझो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे चलते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड में समझो, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में। क्या होता है, कोई भी कंपनी हो, बैंक इज ऑल्सो ए कंपनी, बैंक भी एक तरह की कंपनी। कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपना प्रॉफिट तो रखेगा ही फिक्स। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, ये बैंक है आपका, बैंक को क्या करना है, मान लो बैंक खुद की जमीन पे तो होगा नहीं, किसी का रेंट पे होगा, तो इसको रेंट भी देना है, फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, वाटर का बिल भी, वाटर चार्जेस भी देने हैं, उसके बाद इसको अपना प्रॉफिट भी, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है। तो ये सब चीजें इंक्लूड करके बैंक, कोई भी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, बैंक को या कोई भी कंपनी। अब जैसे एसआर को एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, टीचर की सैलरी, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, ये सब मिला के हम किस क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी फी चार्ज करनी है। अगर हमारे कोई टीचर फ्री में पढ़ाते होते सारे, तो हम आपसे कम चार्ज करते हैं। अभी आप वाजीराम चले जाओगे, वाजीराम वाले अपने टीचर को ज्यादा, बहुत ज्यादा पे करते हैं, तो वो आपसे 2 लाख चार्ज करते हैं। तो आप देख रहे हो ना किस हिसाब से पे होता है, किस हिसाब से होता है सब डिसाइड, कितना आपसे फीस लेनी है या बैंक ने कितना इंटरेस्ट रखना है, कि उसके खुद के खर्चे कितने हैं। भाई वो खुद के खर्चे तो आपसे निकालेगा ना, किसी और से निकालेगा, खुद से निकालेगा तो डूब जाएगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन जो रखता है वो फिक्स रखता है कि इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो इसने अभी 79 करोड़ बचे इसके पास, तो इसको पता है कि मुझे 10% तो इस पे कमाने ही कमाना है। तो 10% अगर इस पे कमाने, तो मुझे 10% इंटरेस्ट रेट रखनी है, यानी कि मुझे कम से कम 7.9 करोड़ तो कमाने ही कमाने, इतना तो मेरे को मिलना चाहिए। नहीं तो मेरा क्या, बैंक बंद हो जाएगा। क्यों? जब इतना पैसा मुझे मिलेगा तब मैं अपने एम्प्लॉयज को दे पाऊंगा सैलरी, तब मैं अपनी बिल्डिंग का रेंट दे पाऊंगा। अगर इससे कम मिलेगा तो मैं डूब जाऊंगा। समझ गए आप बात को? यानी हर बैंक का एक प्रॉफिट मार्जिन रखता है वो, इसलिए आप देखो ना इंटरेस्ट रेट जो होते हैं आपके, कोई 3% पे क्यों नहीं देता, कोई 4% पे क्यों नहीं देता, 8 से ऊपर रहता है सबके। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन, अगर वो उससे नीचे जाएंगे तो खुद घाटे में चले जाएंगे। तो क्या होगा इस केस में, अब आपका मान लो उसके पास 79 करोड़ बचे, उसकी पिक्चर में आ जाते हैं हम वापस, ठीक है, 79 करोड़ बचे, ये वो लोन पे दे सकते हैं। उसने 21 करोड़ यहाँ पे साइड में रखे हुए सीआरआर और SLR। अब क्या हो कि सिस्टम में इन्फ्लेशन हो, इन्फ्लेशन है, अब मुझे क्या करना है, इन्फ्लेशन में आपको बताया मैंने, मनी सप्लाई को कम करना है। क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, थंब रूल यही है, मनी सप्लाई को कम करना है। तो मैं बैंक के पास मनी सप्लाई को कम करूंगा, अभी इसके पास 79 करोड़ है ना लोन पे देने के, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप, अभी ये कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है, 10% पे दे रहा है, 10% इंटरेस्ट पे दे रहा है। अब मनी सप्लाई को कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीआरआर और एसएलआर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मान लो पहले उसके पास 100 करोड़ थे, अब मैंने सीआरआर कर दिया आपका 5%, और मैंने एसएलआर कर दिया आपका मान लो 25%। अब इसके पास पैसा कितना बचेगा, 30 करोड़। अब इसको साइड में रखते हैं, अगर इसको 30 करोड़ ये साइड में रख देगा, तो अब इसके पास बच्चे कितने, सिर्फ 70 करोड़ लोन पे देने के।
अब अगर 70 करोड़ बचे, लेकिन इसको प्रॉफिट मार्जिन क्या रखना है, इसको तो 7.9 करोड़ कमाने ही कमाने, उससे कम कमाएगा जो डूब जाएगा। तो 70 करोड़ पे अगर 10% लगाऊं तो 7.9 करोड़ तो मिलेंगे नहीं, तो मुझे अपनी इंटरेस्ट रेट हर हाल में 10% से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। 12 कर सकता हूँ उसको, 13 कर सकता हूँ, 14 कर सकता हूँ, मतलब जिसमें मेरे को इस इतना मिल जाए या इससे ज्यादा मिल जाए। अब अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो क्या लोग मुझसे लोन उतने ही लेंगे जितने पहले ले रहे थे? नहीं। अगर पहले 10 लोग ले रहे थे लोन कुछ चीज खरीदने के लिए, तो अब 10 में कम से कम 5 तो नहीं लेंगे। 5 बोलेंगे यार बाद में इंटरेस्ट कम होगा तब दे देंगे, क्योंकि कोई भी सेम चीज खरीदने के लिए लोन ले रहा है तो वो पहले 10 पे मिल रहा था, अब 12-13 पे मिल रहा है, क्यों लेगा? तो अगर सारे भी अपना पोस्टपोन नहीं करते तो 5-10 में से अगर 5 भी पोस्टपोन कर देते तो 5 की डिमांड तो कम हो गई ना। और जब डिमांड कम हो गई तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, और जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं तो वो अपने आप जो उसका प्रोड्यूसर है वो उसकी कीमतें कम करेगा। यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे मुझे मनी सप्लाई कम करनी है तो मैं सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देता हूँ। जितना मैं उनको बढ़ाऊंगा उतना ही पैसा उसको साइड में रखना है, उसको वो लोन में नहीं दे सकता। और उसके बाद जितना कम पैसा बचेगा उतना ही उसको इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना प्रॉफिट मार्जिन तो सेम रखेगा। क्यों? क्योंकि उससे कम प्रॉफिट पे अगर वो जाएगा तो उसका बैक बंद हो जाएगा। तो आपको जो इसमें जो बात समझ आनी चाहिए, देखो इतना मैंने एक्सप्लेन किया, पेपर में तो कोई ये नहीं पूछेगा कि किस तरह से होता है क्या होता है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। जो हमारे पास, अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो सीधी सी बात ये, जब इन्फ्लेशन है तो आपको मनी सप्लाई को कम करना है। मनी सप्लाई को कम करना है तो आप सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि आप सीआरआर एसएलआर को बढ़ाओगे तो बैंक्स का जो पैसा है, मनी है, उसमें से एक बड़ा पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे रिजर्व में पैक हो गया। और जब बड़ा पार्ट आपका रिजर्व में पैक हो गया तो बैंक के पास कम पैसा बनेगा लोन में देने के लिए, बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन में देने के लिए। और जब कम पैसा बचेगा तो बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, लोग कम लोन लेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन। इज इट क्लियर? सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर में ध्यान रखना है कैश में रखना है, एसएलआर में ध्यान रखना है किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, कैश मतलब जो आरबीआई अप्रूव्ड जो चीजें उनमें रख सकते हो। आगे इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या किस तरह से रखते हैं, क्या रखते हैं वो आगे। तो अभी के लिए आपको इतना समझ आना चाहिए कि सीआरआर एसएलआर कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप इसमें एक टर्म आई है एनडीटीएल, एनडीटीएल भी देखते हैं। वॉइस कट हो जाती है, वॉइस कट होनी नहीं चाहिए, नेटवर्क तो ठीक है। आज क्या रामनवमी है? ओके। अब तो नास्तिक आदमी है, तो रामनवमी की ठीक। अब देखो, अब बताओ वॉइस आ रही है अब? इज इट क्लियर नाउ? रोहिणी और कौन है? साहिल को क्लियर आ रही है। स्टूडेंट साइड हैव नेटवर्क इश्यूज, नहीं हो रही। मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं होती है सीआरआर एसएलआर की, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। 1991 से पहले जब नरसिम्हन कमेटी बनी थी, सीआरआर एसएलआर आपका 55% था, मतलब दोनों मिला के 15% सीआरआर था, 40% एसएलआर था। सीआरआर और एसएलआर की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट। मेरी वॉइस कट नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू है नहीं मुंबई में। वो ये अंबानी के घर के बगल में ही रहता हूँ। तो हाँ, अब इंटरनेट कनेक्शन मेरा अनस्टेबल आया है कितने देर से, बोलते। अगर कट हो तो आप बता दिया करो, अभी तो क्लियर है ना? अभी तो क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, ठीक है। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है एसएलआर की, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जीरो भी कर सकता है और 100% भी कर सकता है। 100% करीबी थी बीच में, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम इंक्रीमेंटल सीआरआर। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब 100% भी कर दी थी सीआरआर। तो देयर इज नो मिनिमम लिमिट, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। ओके, कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं। तो सीआरआर एसएलआर आपको क्लियर है? अब देखो समझो, स्लाइड्स दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, डोंट वरी।
अब समझो आप, दूसरी टर्म है एनडीटीएल। पहले इन्फ्लेशन हुआ, अब मान लो डिफ्लेशन सिस्टम में, तो 100 करोड़ थे, 100 करोड़ में से आपने 21 करोड़ साइड में रखे होंगे, और सिस्टम में मान लो डिफ्लेशन। अब मैं क्या करूं, सीआरआर और एसएलआर इनको जीरो कर दूं। तो ये पहले क्या था, 79 करोड़ इसके पास बचे थे, ये 10% पे दे रहा था। अब क्या है, अगर जीरो कर दिया तो इसके पास पूरे 100 करोड़ लोन पे देने को बच गए। अब आप ये मत कहना कि कोई लेने आ गया, ठीक है, ये समझाने के लिए, ठीक है, जीरो कभी नहीं होती, अभी सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जीरो भी हो सकती है, शिवानी, जीरो भी कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब आप बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे तब आप देखना, ठीक है। जीरो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं कर सकते, लेकिन जनरली नहीं करते हैं क्योंकि बैंक रन ना हो। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए ये है कि जीरो कर दी मान लो, तो इसके पास पूरे 100 करोड़ बच गए। अब क्या ये 10% इंटरेस्ट लेगा, नहीं, क्योंकि इसके पास तो पैसा ज्यादा आ गया। अभी क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। क्यों, क्योंकि 8% करने के बाद भी इसको कितना मिल रहा है, 8% करने के बाद भी इसको 80 करोड़, 8 करोड़ कितने मिलेंगे इसको, ठीक है, 8 करोड़। 100 करोड़ का कितना हो जाएगा, 8 करोड़ मिलेंगे इसको। ओके, पहले इसको कितना मिल रहा था, 7.9 करोड़ मिल रहा था। ओके, तो बेसिकली अब तो इसको ज्यादा मिल रहा है 8% करने के बाद भी। अब क्या होगा, लोन रेट कम हो गई तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा बोरो करेंगे तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, तो डिप्लेशन करते हो जाएगा। सीधी सी बात। आपको अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कम कर दो। बैंक के पास पैसा छोड़ो मत, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, लोग कम बोरो करेंगे, कम चीजें खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। अगर आपको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो पैसा ज्यादा दे दो बैंक को, बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। देखो सीधी बात है, प्रॉफिट मार्जिन, एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, उससे नीचे नहीं जा सकते भाई। तो जब भी आपके पास बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो भाई उसको तो ज्यादा कस्टमर चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा लोन ले लो। वो पैसे को अपने पास तो रखेगा नहीं, अपने पास रखने से तो उसको नुकसान ही, क्योंकि उसको तो आगे जो उसके जितने भी कस्टमर थे उसको सबको तो इंटरेस्ट देना ही है ना भाई, 4%, 3.5%। तो जेब से थोड़ा ना देगा, उसको तो आगे वो लोन पे घुमाएगी। तो जब उसको पता है कि मेरे पास पैसा ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूँ, ज्यादा कस्टमर मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ज्यादा लोग मिल रहे हैं, ज्यादा लोगों के पास ज्यादा सस्ता पैसा जा रहा है, ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा चीजें करेंगे। तो अगर हम सिंपल से टर्म्स में देखें तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर एसएलआर को कम कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं सीआरआर एसएलआर को। क्यों बढ़ा देते हैं, बैंक्स के पास कम पैसा बचे, बैंक्स के पास कम पैसा बचे तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो पीपल विल बोरो लेस, लोग कम बोरो करेंगे तो क्या होगा, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप प्राइस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, सीआरआर एसएलआर को कम कर दो, कम कर दिया तो बैंक से बाद ज्यादा पैसा बचेगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो पीपल विल बोरो मोर, ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, डिफ्लेशन इज कंट्रोल। इन दिस वे योर सीआर एंड एसएलआर वर्क्स। लॉजिक एक ही लाइन का, जो मैंने आपको बोला था, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करना। अब वो कैसे कर रहे हो वो अलग चीज, बट द लॉजिक इज सेम everywhere. If we want to control inflation we will decrease the money supply, if we want to control deflation we will increase the money। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन होता है, आप थंब रूल याद रखो, ये आपको समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आगे मैंने चार्ट बनाया हुआ उससे भी हो जाएगा, वैसे समझ आना चाहिए, इतनी समझाने बस। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइसेस, लेकिन अगर आपको इन्फ्लेशन को कम करना है तो यू हैव टू डिक्रीज मनी सप्लाई। ऐसे डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइसेस, बट इफ यू वांट टू control deflation then you have to increase IID DTL। ठीक है, अब एक टॉपिक और है मनी एनडीटीएल, एनडीटीएल देख लेते हैं। एनडीटीएल, एनडीटीएल इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है,
इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिमांड और टाइम। ठीक है, डिमांड देखो, बैंक के पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, हर बैंक के पास। एक डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं डीडी, एक टाइम डिपॉजिट्स होते हैं टीडी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिमांड डिपॉजिट इज डीडी एंड टाइम डिपॉजिट इज टीडी। डिमांड डिपॉजिट में वो चीजें आती हैं जब आप उनकी डिमांड करोगे, बैंक आपको पैसे देगा ही। जब भी आप डिमांड करोगे बैंक आपको पैसे देगा ही। टाइम डिपॉजिट में वो चीजें आती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप बैंक से ले सकते हो, जैसे कि आपकी फिक्स डिपॉजिट। आपने बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करवाया, ठीक है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो आपको 5 साल के लिए करवाया अगर आपने, तो आप ऐसा नहीं कि पहले साल के बाद जाओ मेरा एफडी तोड़ दो। अगर वो तोड़ेगा तो आपको पेनल्टी लगाएगा, और उसमें भी वो आपको बोल सकता है कल आना परसों आना। ठीक है, फॉर्मेलिटीज करनी। यानी फिक्स डिपॉजिट ऐसी चीजें होती है, टाइम डिपॉजिट जो टाइम के साथ मैच्योर करते हैं, वो आपको एक टाइम के बाद ही मिलता है। और जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं व्हेन यू डिमांड, फॉर एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट। आप अगर डिमांड ड्राफ्ट लेके जाते हो तो बैंक ये नहीं कह सकता कल आना परसों आना, नहीं। चेक लेके जाते हो, सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट, आपका सेविंग में अकाउंट है, आप कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हो। करंट अकाउंट, आप कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकालने बैंक गए, बैंक वाला बोले कल आना, आज तुमने इस कलर की शर्ट पहन रखी पसंद है। या करंट अकाउंट से आप निकालना चाहते हो, या आप एटीएम पे गए निकालने पैसा, तो एटीएम ने बोला कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मैंने निकाल रखा पैसा। ऐसा नहीं, यहाँ पे जब आप डिमांड करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एफडी में अगर आपका पैसा है वो आपको एक टाइम के बाद मिलेगा। अगर रिकरिंग डिपॉजिट में आपका पैसा है, आरडी, एफडी और आरडी में डिफरेंस होता है, ऐसे पेपर में तो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, हर महीने आप जमा कराते हो, मतलब एक, मतलब टाइम टाइम पे जमा कराते रहते हो। रिकरिंग, रिकरिंग मतलब बार बार अकर होने वाला। तो आप हर मंथ जैसे मान लो 50,000 जमा कराते हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आप एक पूरा बड़ा सम एक साथ जमा कराते हो। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में बार बार, जैसे मान लो आपके पास एक साथ 5 लाख नहीं जमा कराते, तो आपको 5 लाख का आरडी करा दो, 50-50 करके करा दो हर महीने का। लेकिन वो आपको एक टाइम के बाद ही मिलते हैं, जो उसमें टाइम पीरियड होता है। या कैश सर्टिफिकेट्स हो गए, ये भी होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको एक टाइम के बाद मिलती है, इसलिए इनको टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। और जो आपको तुरंत मांगने पे मिल जाए उनको कहते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक टाइम डिपॉजिट्स, एक डिमांड डिपॉजिट। अब देखो, बैंक के पास पैसा किसका है, आपका है, इसलिए ये सारी चीजें बैंक की लाइबिलिटीज में काउंट होगी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जैसे अभी आप पेरेंट्स के लिए लाइबिलिटी हो, तो बैंक्स के लिए आपके डिमांड डिपॉजिट्स और आपके टाइम डिपॉजिट्स लाइबिलिटीज है भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट। ठीक है, इकोनॉमी में कोई टफ नहीं है, इकोनॉमी में कंसेप्ट है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो बैंक के पास जो आपका पैसा है वो बैंक की जिम्मेदारी है भाई, आप बैंक का खुद का पैसा थोड़ी ना है। आप कल को मुझे अगर 10,000 रुपये उधार देते हो, तो मैं तो आपके कर्जे में आगे नहीं, 10,000 रुपये मेरी जिम्मेदारी बन गई कि आपको वापस करने हैं मुझे, क्योंकि मेरे नहीं है। ऐसे बैंक में आपने जो पैसा जमा करा है वो बैंक का नहीं है, वो आपका है, तो बैंक को आपको वापस करना है। तो बैंक के लिए जिम्मेदारी। ठीक है, बैंक को उसको संभाल के रखना है, ऐसा नहीं जाके कसिनो में लुटाए। मेरा खुद का होगा तो मैं कहीं लुटाऊंगा, लेकिन उसको संभाल के रखना है। तो जो आपका एनडीटीएल होता है उस पे सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट होते हैं, इसलिए हमने एनडीटीएल डिस्कस किया है। और ये नेट वर्ड आगे क्यों यूज हुआ है, क्योंकि आपको पूरे फ्राइडे को पूरे दिन का देखना है कितना पैसा आया और कितना गया, उन दोनों को, मतलब जो आया उसको ऐड करो, जो गया उसको माइनस करो, उसके बाद आप देखो कि आपका एनडीटीएल कितना है। इसलिए इसको नेट बोलते हैं। नेट मतलब इनकमिंग माइनस आउट गोइंग। तो एनडीटीएल पे सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेट होते हैं। अब एक वर्ड और देख लो, लाइबिलिटीज। अगर वर्ड आया तो लाइबिलिटीज, बैंक के लिए लाइबिलिटीज क्या है, नहीं स्लाइड में, बैंक के लिए लाइबिलिटीज क्या है, आपका जो पैसा है, जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स है, जो आपके टाइम डिपॉजिट्स, ये तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। यानी इस क्यों लाइबिलिटी है, आपका पैसा और बैंक को आपको क्या पे करना है, इस पे इंटरेस्ट रेट पे करना है। ये तो बैंक की जिम्मेदारी है ना भाई, आपका पैसा उसके पास रखा तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट पे करेगा। तो जिम्मेदारी है हर महीने आपको इंटरेस्ट रेट पे करना। लेकिन बैंक क्या करेगा, इस पैसे को आगे
लोन्स पे घुमा देगा। अब लोन जिसको दिया है वो बैंक वाले को पे करेगा इंटरेस्ट, ठीक है। यानी बैंक के लिए टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट ये दोनों लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि इस पे बैंक को आपको इंटरेस्ट पे करना। लेकिन बैंक क्या करेगा, जो बैंक के पास पैसा आया उसको क्या करेगा, लोन पे घुमा देगा। अब लोन्स पे अगर घुमा दिया तो जिनको लोन दिया वो बैंक को क्या देंगे, इंटरेस्ट पे। तो जो आपके लोन से दे आर एन एसेट, दे आर एन एसेट फॉर बैंक। एसेट वो होता है जो आपको पैसा कमा के देता है, विच यू हेल्प टू अर्न मनी। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग घर बनाया, ठीक है। ये कोई या फ्लैट मैंने एक लिया, खरीदा, और इस फ्लैट में मैंने टेनेंट्स को रख दिया, तो ये मुझे किराया देंगे। और ये फ्लैट मुझे कमा के दे रहा है, ये कमा के दे रहा है, तो ये फ्लैट मेरे लिए एसेट। अब आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आप पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके बच्चे आप पे खर्चा कर रहे हैं, आप कुछ कमा के नहीं दे रहे हो, तो आप उनके लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी इज जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे बैंक के लिए लायबिलिटी है ना भाई, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ पे पैसा जा रहा है उसका, लेकिन जहां से पैसा आ रहा है, अगर कहीं पे आपका पैसा जा रहा है, आप किसी पे खर्च कर रहे हो, तो वो लायबिलिटी है। और कोई अगर आपको पैसा कमा के दे रहा है तो वो एसेट है। तो बैंक के लिए एसेट होते हैं लोन। ये दिमाग में ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्चुअल क्लियरिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। ओके। आवाज कट रही है, कौन सी आवाज कट रही है? आवाज कट रही है, सबको सुनाई, सबको समझ आया? समझ आया? समझ आ गया ना? हाँ ठीक। नोट्स आज मिल जाएंगे आपको, आज शाम तक नोट्स आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। क्या करोगे वेनेजुएलन क्राइसिस का पता करके? वेनेजुएलन क्राइसिस का मेन कारण था आपका करप्शन, ठीक। वेनेजुएला क्राइसिस का मेन कारण था करप्शन। करप्शन और थोड़ा अमेरिका ने वहां पे अपना कूप करवाया था मिलिट्री को, ठीक है। आगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे वेनेजुएला। डोंट वरी। सीआरआर और एसएलआर की उस पे देख के ग्रोथ रेट का कैसे पता चलेगा? सीआरआर एसएलआर, ग्रोथ रेट का इससे क्या लेना देना है? ग्रोथ रेट इज डिफरेंट थिंग। सीआरआर एसएलआर से ग्रोथ रेट का नहीं पता चलता है, ठीक है। ग्रोथ रेट के लिए आप रेपो रेट को यूज करते हैं, सीआरआर एसएलआर को तो हम यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ना, अभी पूरा पढ़ाने तो। डिफ्लेशन से डिवैल्यूएशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन से डिवैल्यूएशन होता है, हो जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन अब अगर आपका बहुत ज्यादा हाई है तो आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं रहेगी। हाइपर इन्फ्लेशन तो आपकी करेंसी को बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। वी विल सी इट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके लिए आपको पहले समझ में आना चाहिए ना, डिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, करेंसी कैसे अप्रिशिएट करती है, कैसे डेप्रिशिएट करती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डॉलर एंड रुपी, डॉलर ही क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होता है, रुपी क्यों हमेशा वीक होता जा रहा है, क्या कारण है, दैट वी विल सी इन डिटेल। ओके, वो वहां पे मिलेगा आपको जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। जितना पैसा बैंक के पास होगा उतने ही लोन दे पाएगा बैंक टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जितना पैसा उसके पास खुद का है वही तो लोन देगा, लेकिन वो आरबीआई से भी पैसा लेता है, ठीक है। वो हम बैंकिंग में देखें, जरूरत होती है तो आरबीआई से उधार देता है, ज्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, वो आपको धीरे धीरे जैसे बैंकिंग में जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएंगे, जब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग और एनडीटीएल बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म होगा तो आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। एनडीटीएल समझ नहीं आया, प्लीज टेल मी इन सिंपल वे। एनडीटीएल आप ऐसे समझ लो कि बैंक के पास कितना पैसा है लोन में देने के लिए, मतलब टोटल पैसा कितना है, वो एनडीटीएल कहलाता है। जैसे 100 करोड़ है किसी के पास, जैसे मान लो मेरे पास 100 करोड़ है आज की डेट में, तो मैं बोलूंगा एनडीटीएल, ओके। तो एनडीटीएल वो पैसा है जो किसी के पास, बैंक के पास एक दिन है, उसमें से वो क्या है, सीआरआर एसएलआर में रख देगा, तो बाकी का पैसा वो लोन में दे सकता है। तो एनडीटीएल तो टोटल पैसा है उसके पास। जैसे मैंने किसी बैंक में 100 करोड़ जमा कराए और आपने 100 करोड़ जमा कराए, दो ही लोग जमा कराने वाले, तो उसके बाद 200 करोड़ एनडीटीएल।
अगर मान लो 200 करोड़ में से मैंने अगले अगले वीक 50 करोड़ निकाल दिए, अब उसके बाद 150 करोड़ बच गया तो उसका 150 करोड़ एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे पे बैंक के पास कितना पैसा होता है उसको हम एनडीटीएल, और वो पर्टिकुलर डे होता है एवरी फ्राइडे फोर्टनाइट। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? शेल नाम। ओके, ठीक है। तो आज और किसी को तो कोई डाउट नहीं है? चलो अब चलें। गवर्नमेंट स्कीम्स आर पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या लेना देना है? गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम्स। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए कंट्रोल करते हैं। ठीक है, व्हाई आर यू मिक्सिंग द थिंग्स? गवर्नमेंट तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना, दे आर पॉपुलिस्ट स्कीम। उनका इनसे क्या लेना देना? उनको फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे क्या जा रहा है, उनको फर्क पड़ता है वोट मिलना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन पोस्ट। अच्छा, ग्रुप में तो आप पोस्ट नहीं कर सकते, आप मेरे को डायरेक्ट नंबर पे भेज दीजिए। Those who have studied your classes in old pattern syllabus, what are new to be discussed now? देखो, ओल्ड पैटर्न में बहुत चीजें थी जो नहीं पढ़ी हमने, नए में वो सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, दैट इज इट।